Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today this is the second part of class 1, and in this class we are going to discuss about some factors which influencing growth of derivative market globally. Second, history of derivative market. Third, Indian derivative market. Fourth, uses of derivative market. So बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो में आगे. Here we are discussed about factors influencing the growth of derivative market globally. अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो कि डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट थिंग, ओवर द लास्ट 5 decades डेरिवेटिव मार्केट हैज सीन अ phenomenal growth. Many derivative contracts were launched at exchanges across the world. Some of the factors driving the growth of financial derivatives are. लास्ट 5 दशक में डेरिवेटिव मार्केट में एक फिनोमिनल ग्रोथ देखा गया है. बहुत से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए गए हैं एक्सचेंजेस पे पूरी दुनिया में. पर यहाँ पे हम बात करेंगे उन कुछ फैक्टर्स की जो ड्राइव कर रहे हैं ग्रोथ डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ को. फर्स्ट, इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशंस इन अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट. जो फाइनेंशियल मार्केट में अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस इंक्रीज हुई है, एक फैक्टर ये है. दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली, जो ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ है. थर्ड, यूजेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन कम्युनिकेशंस हैज़ हेल्प्ड इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन. जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में रिडक्शन हुआ है किससे, विद द हेल्प ऑफ यूजेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन. ये भी एक फैक्टर है जो कि ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है. फोर्थ, इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज रिस्क. उनकी रिस्क मैनेज करने की जो टूल्स हैं, सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, उन पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ी है, वो भी एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है. एंड लास्टली, फ्रीक्वेंट इनोवेशन इन डेरिवेटिव मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स के न्यूअर एप्लीकेशंस है या फिर फ्रीक्वेंट इनोवेशंस है जो डेरिवेटिव मार्केट में, ये भी एक अहम फैक्टर है जो कि डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया. अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री के बारे में और उनसे इवोल्यूशन के बारे में. बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में. देखिए, हिस्ट्री तो काफ़ी पहले से है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है, पर हम यहाँ पे कुछ की ही बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमको जानना, या यूँ कहें कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स एक ट्रेडर को या फिर डेरिवेटिव मार्केट में एक बिगनर को पता होनी चाहिए. यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं क्रक्स को जानेंगे या फिर समझेंगे. First, history of derivative market may be mapped back to several centuries. Some of the specific milestones in evolution of derivative market worldwide are given below. यहाँ पे कुछ specific milestones जो हैं evolution में derivative market के दुनिया भर में, हम उनकी बात करेंगे. First, 12th century में, in 12th century, in European trade fairs, sellers signed contract promising future delivery of items they sold. 12th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेड फेयर्स होते थे, वहाँ पे सेलर साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस करते थे फ्यूचर डेट पे डिलीवरी को, अपने आइटम्स जो वो बेचे हुए होते हैं. 13th सेंचुरी में देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू हु बाई इंग्लिश क्रिश्चियनरी मोन्टेसरीज हु फ्रिक्वेंटली सोल्ड देयर वूल अप टू 20 ईयर इन एडवांस टू फॉरेन मर्चेंट्स को. 13th सेंचुरी में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स की बाय किसके द्वारा, इंग्लिश क्रिश्चियनरी मोन्टेसरीज के द्वारा, जो फ्रिक्वेंटली 20 साल तक के लिए इन एडवांस में अपने वूल को सोल्ड करते थे किसको, फॉरेन मर्चेंट्स को. इन 1634 टू 1637 tulip mania in Holland, fortunes were lost after a speculative boom in tulip futures bust. Late 17th century, in Japan at Dojiba near Osaka, a futures market in rice was developed to protect rice producers from bad weather or warfare. 17वीं शताब्दी में जापान के दोजिबा में नियर ओसाका जो है एक फ्यूचर मार्केट डेवलप किया गया किस पर्पस से, कि प्रोटेक्ट किया जा सके राइस प्रोड्यूसर्स को, किससे, बैड वेदर से और वॉरफेयर से. एंड in 1848, the Chicago Board of Trade facilitated trading of forward contract on various commodities. 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने जो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे वेरियस कमोडिटीज़ पे, इनकी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट किया. एंड 1865 में सीबोट went a step further and listed the first exchange trade derivative contract in the US. 1865 में सीबोट ने एक और कदम उठाया और पहला एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लिस्ट किया यूएस में, जो कि बाद में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जाना गया. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स वर कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. In 1990, Chicago Butter and Egg Board, a spin-off
of seaboard was recognized to allow future trading. Later its name was changed into Chicago Mercantile Exchange. 1919 में शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, जो कि एक स्पिन ऑफ था सीबोर्ड का, वो रिकॉग्नाइज किया गया। क्यों? टू अलाउ फ्यूचर ट्रेडिंग। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज रख दिया गया। In 1972, Chicago Mercantile Exchange introduced international monetary market which allowed trading in currency future। 1972 में शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज जो था वो इंट्रोड्यूस करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट को, जो अलाउ करता है ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स के। In 1973, Chicago Board Options Exchange became the first marketplace for trading listed options। 1973 में शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज फर्स्ट मार्केटप्लेस होता है लिस्टेड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए। In 1975, सीबोर्ड introduced treasury bills futures contract. It was the first successful pure interest rate futures। 1975 में सीबोर्ड इंट्रोड्यूस करता है ट्रेजरी बिल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल प्योर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होता है। इन 1977 सीबोर्ड इंट्रोड्यूस टी बॉन्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इन 1982 CME इंट्रोड्यूस्ड euro dollar futures contract। In 1982, Kansas City Board of Trade launched the first stock index future। And in 1983, Chicago Board Options Exchange introduced option on stock indices with the S&P 100 and S&P 500 indices। तो ये कुछ हिस्ट्री था जो डेरिवेटिव मार्केट की इवोल्यूशन में माइलस्टोन्स की तरह कहा जा सकता है। अब बात करते हैं इंडियन डेरिवेटिव मार्केट की। As the initial step towards introduction of derivative trading in India, SEBI set up a 24-member committee under the chairmanship of Dr. L.C. Gupta on November 18, 1996 to develop appropriate regulatory framework for derivative trading in India। शुरुआती दौर में सेबी सेटअप करता है एक 24 मेंबर्स की कमेटी। इसकी चेयरमैनशिप में डॉक्टर एलसी गुप्ता की किस तारीख को? 18 नवंबर 1996 को। यहाँ से शुरुआत होती है डेरिवेटिव मार्केट की इंडिया में। 18 नवंबर 1996 को एक 24 मेंबर्स की कमेटी सेबी द्वारा डॉक्टर एलसी गुप्ता की अध्यक्षता में गठित की जाती है टू डेवलप अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। अच्छा, ये पढ़ लीजिएगा। इसका एक ब्रीफ क्रक्स मैं बताती हूँ, जो एक हिस्ट्री है तो एक स्टोरी की तरह हमारे माइंड में होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं इंडियन डेरिवेटिव मार्केट की। तो ये है इंडियन डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री, या कहते हैं इनिशियल स्टेप्स, कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ तक कैसे क्या हुआ, या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए, स्टॉक में स्टार्ट कैसे हुए। हम इसकी बात करेंगे एकदम शॉर्ट में, एकदम क्रक्स समरी की तरह, और आप ये पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। इंडिया में डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग के लिए अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए 18 नवंबर 1996 को डॉक्टर एलसी गुप्ता की चेयरमैनशिप में 24 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की जाती है सेबी के द्वारा। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन मार्च 17, 1998, जो कि 17 मार्च 1998 को अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और रिकमेंड करती है दैट डेरिवेटिव्स शुड बी डिक्लेयर्ड एज सिक्योरिटीज सो दैट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज शुड ऑल्सो गवर्न ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव, जो कि रिकमेंड करती है डेरिवेटिव को एक सिक्योरिटीज़ की तरह डिक्लेयर किया जाए जिससे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उन पे अप्लीकेबल हो, जो कि सिक्योरिटीज़ पे होती है, और उन्हें गवर्न किया जा सके एज अ सिक्योरिटीज़। Subsequently, SEBI set up a group in June 1998 under the chairmanship of Professor J.R. Verma to recommend measures for risk containment in derivative market in India। फिर 1998 में, जून 1998 में सेबी एक ग्रुप सेटअप करती है चेयरमैनशिप में, किसकी चेयरमैनशिप में? प्रोफेसर J.R. वर्मा की। किस लिए? टू रिकमेंड मेजर्स फॉर रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर 1998। It worked out the operational details of margining system, methodology for charging initial margin, membership details and net worth criterion, deposit requirements and real-time monitoring of positions requirement. In 1999, the Securities Contract Regulation Act, which is SCRA, was amended to include derivatives within the domain of securities, and regulatory framework was developed for governing derivative trading. In March 2000, government repealed a 3-decade-old notification which prohibited
विच प्रोहिबिटेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। मार्च 2000 में गवर्नमेंट अपना रिपील करती है 3 दशक पुराना नोटिफिकेशन जो प्रोहिबिटेड करता है सिक्योरिटीज़ के फॉरवर्ड ट्रेडिंग को। द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन इंडिया इन जून 2000 with SEBI permitted BSE and NSE to introduce equity derivatives segment. To begin with, SEBI approved trading in index futures contracts based on Nifty and Sensex, which commenced trading in June 2000. Later, trading in index options commenced in June 2001, and trading in options on individual stock commenced in July 2001. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्टेड इन नवंबर 2001। तो यहाँ पे कुछ डेट्स दिए हुए हैं और किसकी चेयरमैनशिप में कौन सी कमेटी की गई और किस लिए थी, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। दैट्स इट। वी आर डिस्कस अबाउट सम यूजेस ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव। अब बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की यूजेस के बारे में। डेरिवेटिव्स आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर फॉलोइंग पर्पस। फर्स्ट, हेजिंग और मिटिगेटिंग रिस्क इन एन अंडरलाइंग। मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए जब उसकी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस उसके अपोजिट जैसा वो सोचता है, या फिर फर्स्ट, हेजिंग और मिटिगेटिंग रिस्क इन एन अंडरलाइंग बाय एंटरिंग इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू देयर अंडरलाइंग पोजीशन। हेजर एम टू रिड्यूस देयर रिस्क। फर्स्ट, इसका जो यूज़ है वो है हेज या मिटिगेट करना रिस्क को जो कि कंटेनमेंटेड है। इसका फर्स्ट यूज़ है अंडरलाइंग में छिपे अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस, अंडरलाइंग एसेट के रिस्क को, अंडरलाइंग एसेट की रिस्क डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का डेरिवेटिव्स तब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट तब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब एक इन्वेस्टर्स जिस अंडरलाइंग एसेट में इन्वेस्ट किया है उसका प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे, और इस टाइम पे वो जो रिस्क होता है उस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो इस रिस्क को हेज करने या मिटिगेट करने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। दूसरा, स्पेक्यूलेट एंड मेक अ प्रॉफिट इफ द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट मूव्स द वे दे एक्सपेक्ट। स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ होता है। कब? जब अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू सेम डायरेक्शन में जैसा वो एक्सपेक्ट किया है उसी डायरेक्शन में मूव करे, तब इस प्रॉफिट के लिए या स्पेक्यूलेट करने के लिए भी डेरिवेटिव्स का यूज़ होता है। थर्ड, obtain exposure to an underlying where it is not possible to trade in underlying, example weather derivatives। exposure के लिए भी होता है। fourth, provide leverage such that a small movement in underlying value can cause a large difference in the value of derivative। वो जो leverage होता है अंडरलाइंग की वैल्यू के बिहाफ पे डेरिवेटिव की वैल्यू में, जैसे अगर थोड़ा ये चेंज हो रहा है अंडरलाइंग का वैल्यू और जो डेरिवेटिव का है वो लार्ज डिफरेंस दिखा रहा है, तो इस बीच के डिफरेंस का लिवरेज लेने के लिए भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ, डिफाइन देयर रिस्क। ट्रेडर्स कैन यूज ऑप्शंस टू गिव देम क्वाइट डिफाइंड रिस्क एक्सपोजर सच एज सेटिंग अ मैक्सिमम लॉस फॉर अ पोजीशन। रिस्क को डिफाइन करने के लिए, जैसे अगर ऑप्शंस में क्या होता है कि वो एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं कि यहाँ तक होगा तो आप इतने में ले सकते हो, यहाँ तक की बात का रिस्क जो होगा वो मेरा होगा। तो इस लिए भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ होता है या डेरिवेटिव्स का यूज़ होता है। एंड टेलर्ड एक्सपोजर, डेरिवेटिव ट्रेडर कैन टेक पोजीशन दैट प्रॉफिट इफ एन अंडरलाइंग मूव इन अ गिवन डायरेक्शन stays in or out of a specified range or reach a certain level। टेलर्ड एक्सपोजर के लिए भी डेरिवेटिव्स का यूज़ होता है। तो ये कुछ यूजेस थे जिसके बारे में हमने बात की। तो ये यूजेस क्या थे? हेज करने के लिए उसके रिस्क को, दूसरा स्पेकुलेट करने के लिए, तीसरा ऑब्टेन करने के लिए एक्सपोजर जो कि पॉसिबल नहीं होता है जब जैसे वेदर डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं, लिवरेज के लिए, रिस्क को डिफाइन करने के लिए या टेलर्ड एक्सपोजर के लिए डेरिवेटिव्स का यूज़ होता है। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया? फर्स्ट, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। थर्ड, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट के बारे में कुछ जाना। फोर्थ, यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।